नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम 4 आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। जो पहला आर्टिकल है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में सीज फायर का एक समझौता हुआ है, उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में हमारा जो दूसरा आर्टिकल है ये है ईयू और हमारे संबंधों के बारे में, खासकर जो हमारे व्यापारिक संबंध है उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। जैसे हमने सपना देखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, एक सेल्फ रिलायंट नेशन हम बनेंगे, तो उसके लिए ज़रूरत है कि हमारे जो विदेशी देश है उनके साथ संबंध अच्छे हो, खासकर जो ट्रेड एग्रीमेंट है या व्यापारिक समझौते हैं वो अच्छे हो, तो उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में जो हमारा तीसरा आर्टिकल है ये नॉलेज और डिप्लोमेसी पे है कि कैसे भारत में जो ज्ञान है वो भारत के संबंध दूसरे देशों में बढ़ाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकता है। ये एक डिप्लोमेसी का हमारा टूल बन सकता है। जैसे ब्राज़ील को हमने वैक्सीन देकर मदद करी, उसके बाद में ब्राज़ील के साथ में हमारे और भी समझौते अच्छे हुए हैं। साथ ही हाल ही में हमने उनका एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया है, तो उसके बाद में जो ब्राज़ील और भारत के संबंध है ये काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए इसको हम ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण बनाते हुए दूसरे देशों के साथ में भी हमारे संबंध अच्छे कर सकते हैं, उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में जो हमारा अंतिम आर्टिकल है ये हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रेप के एक मामले में उनका एक कमेंट आया है प्रोसीडिंग के दौरान, तो उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अंत में जैसे आपको पता है न्यूज इन फ्लैश होता है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेस है, उन्हीं में से एक कोर्स है प्रोजेक्ट मैवरिक। ये क्लैट की प्रिपरेशन के लिए ही ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है क्लैट के लिए। तो अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके अलावा जुडिशरी के लिए हमारे पास में लॉट ऑफ द कोर्सेस है और हम हाल ही में हमारा एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, ये है लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन, जो कि इंसॉल्वेंसी क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये एग्जाम होता है। तो अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ। आपका ऑप्शन ए है 2013, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2015 या ऑप्शन डी 2016। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर आते हैं। वह यह है कि भारत और पाकिस्तान के हाल ही में अभी इस दौर में रिश्ते कैसे हैं और आगे आने वाले समय के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और इससे दोनों देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है सीज फायर के बारे में, तो हाल ही में सीज फायर जो है वो अनाउंस हुआ है दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा। तो 2020 वर्ष अगर हम देखें तो ये काफी उथल पुथल वाला वर्ष था। यहाँ पर 5130 सीज फायर वायलेशन देखने को मिले थे। तो उसके बाद में ये जो करार हो रहा है ये अपने आप में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2021 सीज फायर हैज 2 डिस्टिंक्ट फीचर। तो इस वर्ष का जो सीज फायर है इसके 2 डिस्टिंक्ट फीचर है। सबसे पहले तो ये कि एक जॉइंट आधिकारिक स्टेटमेंट आया है दोनों देशों के डीजीज एमओ के द्वारा। उसके अलावा इसमें पहली बार ये कोई ऐसा डिक्लेरेशन है जिसमें तारीख मेंशन है, तो अपने आप में ये काफी इसको महत्वपूर्ण बनाता है। तो फरवरी 24-25 की जो तारीख है इससे सीज फायर लागू होगा, ये स्टेटमेंट में दिया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोस्ट सिग्निफिकेंट मिलिट्री मेजर इसको राइटर ने बताया है पिछले 18 वर्षों में, जहाँ पर कश्मीर में इतनी ज्यादा एलओसी का जो है हमको वायलेशन या सीज फायर वायलेशन हमें देखने को मिलता था। और ये जो करार है ये केवल भारत और पाकिस्तान ही नहीं, इसके साथ में जो हमारा सेकेंड फ्रंट है चाइना के साथ में, वहां पे भी हमारी जो डिस्प्यूट है वो सुलझाने में मदद कर सकता है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान और चीन के संबंध है तो ये अपने आप में काफी ज्यादा अच्छे हैं और यहाँ पर दोनों देशों का भारत के लिए एक जैसा ही स्टैंड देखने को मिलता है। इसके लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम पाकिस्तान में से किसी एक, चाइना या पाकिस्तान में से किसी एक देश के साथ में रिश्ते अच्छे करते हैं तो ये फायदेमंद हमारे लिए साबित हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ टाइमलाइन दी गई है कि सीज फायर एग्रीमेंट का कैसा रहा है। तो 1941 में सबसे पहले कराची एग्रीमेंट हुआ था जो कि इन दोनों देशों की पहली लड़ाई के बाद में किया गया था।
ये जो है साइन किया गया था अंडर गुड ऑफिसेस ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र है उसके अंतर्गत ये साइन किया गया था, और उसके बाद में ही सीजफायर लाइन जो है वो बनाई गई थी। उसके बाद में 1965 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें 1965 की वॉर खत्म होने के बाद में ये एग्रीमेंट किया गया था। तो यहाँ पर बात की गई थी कि कैसे जो युद्ध के पहले स्थिति थी उस स्थिति में दोनों देश आ जाएंगे। उसके बाद में CFL रिमेन अनअल्टर्ड। तो यहाँ पर जो सीज फायर लाइन है वो अपने आप में वैसी की वैसी बनी रही, और उसके बाद और तब तक वहां पर कोई भी इसमें बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद में 1971 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, ये 1971 की वॉर के बाद में हुआ था। तो यहाँ पर जो स्टेटस को एंटेबेलियम है, मतलब आपकी यथास्थिति युद्ध के पहले ये रिसॉर्ट नहीं हो पाया, इट इज नॉट रिसॉर्टेड। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन वाज नॉट अ पार्टी अनलाइक कराची। तो शिमला एग्रीमेंट की एक बात ये थी कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो है वो पार्टी नहीं थी, जैसे कराची एग्रीमेंट में हमें देखने को मिला था। उसके बाद में सूचितगढ़ एग्रीमेंट हुआ है 1972 में, इसमें डिलिनेटेड द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो सीज फायर लाइन हुआ करती थी इसी को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC माना गया। तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है सीज फायर की, दैट सेज क्लियरली आर्टिकुलेटेड एंड म्यूचुअली एग्रीड सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स फॉर इफेक्टिव ऑब्जर्वेंस along with an intent to observe them। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स रहता है दोनों देशों के बीच में, जिसका दोनों पालन करते हैं। ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है सीज फायर का। तो यहाँ पर अगर हम मैप में देखें तो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है जम्मू एंड कश्मीर का। अभी भी हमारा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास में है, चाइना के पास में भी कुछ जम्मू एंड कश्मीर का अभी जो लद्दाख बन गया उसका कुछ हिस्सा है। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है यहाँ पे दक्षिण एशिया में, उसके साथ में अगर हम सेंट्रल एशिया तक हमारी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों से हमारे संबंध अच्छे होने जरूरी हो जाते हैं। तो चलिए हमारे दूसरे आर्टिकल पे पढ़ते हैं जो कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बारे में है। तो जैसे हमने कोविड-19 के बाद में हमने एक पूरा प्रोग्राम हमारा आत्मनिर्भर भारत का शुरू किया है, उसके साथ में 2021-22 का जो बजट है इसमें भी भारत कैसे सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बन सकता है, डोमेस्टिक जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज है इसको कैसे प्रमोट कर सकता है उसके बारे में बात करता है। सो दिस वुड रिक्वायर फेज वाइज रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ विद स्ट्रेटेजिक पार्टनर सच एज EU। तो अगर आपको अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो यहाँ पर आपको आपके देश का मार्केट, उसके साथ में जो विदेश का मार्केट है, इसे दोनों मार्केट्स तक आपको पहुंचने की जरूरत है। तो यहाँ पर अगर आप देश में तो आप रूल्स रेगुलेशन अपने हिसाब से ला सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि दूसरे देश या जो भी संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या जो देशों के समूह है, इनके साथ आपके संबंध अच्छे होने जरूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पर इम्पोर्ट टैरिफ जो है, तो यहाँ पर ये दो तरफा एक एक्टिविटी होती है कि EU में जाकर आप आपका सामान तभी दे सकते हैं जब आप वहां का सामान वेलकम करें। तो यहाँ पर इम्पोर्ट टैरिफ जो है, EU से आने वाला जो सामान है इस पर इम्पोर्ट टैरिफ जो है वो कम करने की बात की गई है। तो इंडिया और EU की अगर हम रिलेशन देखें तो ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भारत के पास में एक अनटैप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल है 39.9 बिलियन डॉलर का यूरोप और वेस्टर्न पश्चिमी यूरोप में, जो कि वस्त्र, जो हमारे रत्न होते हैं, जो गहने होते हैं और जो रसायन होते हैं, इन क्षेत्रों में, इन प्रोडक्ट्स में। उसके अलावा इंडिया करंटली बेनिफिट EU जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो EU GSP का भारत को फायदा मिलता है। ये जो EU GSP है ये विकासशील देशों के लिए है, जहां पर इनको अगर कोई सामान EU एक्सपोर्ट किया जाता है इन देशों का तो इनको कम टैरिफ और ड्यूटीज देना पड़ता है। तो यहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट नियरली 19.4 बिलियन। तो भारत ने 2019 को अगर देखे तो 19.4 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट देखने को मिला हमें EU और वेस्टर्न यूरोप वाले देशों में। तो यहाँ पर 37% ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू EU। तो हमारे देश से जितना एक्सपोर्ट किया जाता है उसका 37% जो है वो यूरोपियन यूनियन के देशों में किया जाता है। इसलिए यूरोपियन यूनियन जो देश है हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके अलावा नीड फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट राइट। तो यहाँ पर जरूरी है कि हमारे साथ में जो EU के साथ में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, जिसमें अगर कोई उत्पाद एक देश से दूसरे देश आता है, हम दो भारत और EU के बीच में
ट्रेवल करता है तो यहाँ पर कम से कम टैरिफ लगे या ना के बराबर टैरिफ लगे, तो यहाँ पर इससे इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकरेज हो सकता है। उसके अलावा नेगोशिएट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट विद ईयू स्पेशली इन टेक सेक्टर्स, तो यहाँ पर भारत के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है यहाँ पर हम जो हमारा निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, इसको नेगोशिएट ईयू के साथ में कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे भारत और ईयू के बाद का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रहा है ये आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है कि 2017 में एक्सपोर्ट जो था वो 53.6 था, 2018 में 19 में यही 57.2% हो गया, तो इसमें 6.7% का चेंज आया। उसके अलावा इंपोर्ट अगर देखें तो 2017-18 में जो 47.9% था वही 2018-19 में 58.9% हो गया, तो यहाँ पर हमको करीब करीब 21.9% का इजाफा देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर टॉप सोर्सेज देखें हम एफडीआई के यूरोप से, तो ये नीदरलैंड से आते हैं 29.7%, फिर दूसरा नंबर जो है वो यूके का आता है जो कि 27.6%। उसके बाद में जर्मनी, साइप्रस और फ्रांस से भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एफडीआई जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो चलिए जो हमारा तीसरा आर्टिकल है ये नॉलेज और डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में इसरो के द्वारा ब्राजील का एमेजोनिया 1 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया। उसके पहले भी कोविड-19 की जो वैक्सीन है ये ब्राजील भेजी गई थी, जिसको देखते हुए जो ब्राजील के हेड है, ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा भारत को एक मित्र देश की भूमिका में बताया गया था और यहाँ पर भारत के द्वारा काफी ज्यादा धन्यवाद भी इन्हें दिया गया था। तो यहाँ पर डिक्रीज्ड ओवर द पास्ट क्वार्टर, तो पिछले अगर कुछ समय में हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो नॉलेज बेस है, अब बात यहाँ पर ये आती है कि भारत का जिस प्रकार का नॉलेज बेस है तो हम दूसरे देशों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक तो स्पेस सेक्टर में, दूसरा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इसमें ब्राजील की मदद करी, जिसके बाद में ब्राजील जो है वो भारत का कृतज्ञ देश बन गया है यहाँ पर। तो इसको देखते हुए भारत का नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन राइटर ने यहाँ पे बताया है कि पिछले एक क्वार्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पर नॉलेज बेस जो है उसमें कमी आई है। नॉलेज बेस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे दूसरे देशों से जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, उसको बढ़ाने के लिए मदद कर सकता है। सो कॉस्ट लीडरशिप इन नॉलेज इकोनॉमी एक्सेप्ट सेक्टर सच एज स्पेस, फार्मा एंड आईटी बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। तो यहाँ पर जो भारत ने लीडरशिप लॉस करी है, अगर हम फार्मा, आईटी और स्पेस को छोड़ दें तो जो दूसरे क्षेत्र में वहां पर भारत जो एक लीडरशिप की भूमिका में रहता था उससे अब पीछे आ गया। इसके 3 कारण बताए गए हैं। पहला जो है वो ब्रेन ड्रेन है, जो हमारे यहाँ का टैलेंट है वो दूसरे देशों में पलायन कर जाता है, तो ये 1970 के बाद में एक देखने को हमें मिला है। उसके बाद में चीन जो है, चीन से हमको सिग्निफिकेंट कंपटीशन मिला है, जिसके साथ में हम compete करने में अभी तक असफल रहे हैं। उसके अलावा अट्रैक्टिव हायर एजुकेशन के जो डेस्टिनेशन है वो भारत से अब भारत में इतने नहीं रहे, वो बाहर देश शिफ्ट हो गए हैं। सो अट्रैक्टिव हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स थे ये अब भारत में है ही नहीं। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देश जो साउथ एशियन कंट्रीज भारत में के बच्चे भारत में आया करते थे, वो भारत को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि हम हमारा स्टैंडर्ड जो है उस स्तर पे अभी तक सेट नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा इंडिया तो कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है हमारा स्पेस और फार्मा का, यहाँ पे हमें मदद इसलिए मिलती है क्योंकि ये लो कॉस्ट ग्लोबल प्रोवाइडर है। उसके साथ में हम जो है काफ़ी कम दरों में यहाँ पर हमारी सर्विसेज जो है, सेवाएं है जो है वो दूसरे देशों को प्रोवाइड कर पाते हैं। उसके अलावा हाई क्वालिटी इंडियन साइंटिस्ट, इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट, ये भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में बायोटेक्नोलॉजिस्ट और जो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स इन क्षेत्रों में काम करने वाले वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखने वाले हैं। तो चलिए तीसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा एक रिमार्क दिया गया प्रोसीडिंग के बीच में। तो एक रेप केस में जो एक्यूज्ड व्यक्ति थे उससे ये पूछा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कि क्या वो रेप विक्टिम के साथ में यहाँ पर शादी करेंगे, मैरी करेंगे। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला है फ्रेटर्निटी, लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा, इस कमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। तो बात ये आती है कि क्या ये पहला इंस्टेंस है कि जब
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है? क्या सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से यही स्टैंस रहा है? तो इसका उत्तर है नहीं। अगर हम देखें तो यहाँ पे रेप जो है ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जहाँ पर जो सजा दी गई है वो सजा देनी जरूरी होती है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके से इसको डाइल्यूट या मिटिगेट नहीं कर सकते या किसी और तरीके से इसे सेटल नहीं कर सकते। उसके अलावा स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मदन लाल 2015 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द कोर्ट शुड रिमेन एब्सोल्यूट अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसी कोई गतिविधि जिसमें आप बोलते हैं कि नहीं कंपाउंड कर लो, इसको कॉम्प्रोमाइज कर लो या सेटल कर दो किसी तरीके की चीज़ों से, तो कोर्ट्स को इस तरीके की गतिविधियों से दूर रहने की आवश्यकता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने शिंभू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में भी इसी बात को दोहराया है कि रेप केस में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट नहीं हो सकता है। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की ओर आते हैं जो कि आज वाइल्ड लाइफ जो है उनके बारे में है। तो आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को बनाया जाता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। तो जितने भी विविध पशु पक्षी है, जो विभिन्न वन्य प्राणी हैं, उसके अलावा जो प्लांट्स और जो पौधे हैं, जो वनस्पति है, उनकी जो विभिन्न प्रजाति है, इनके बारे में जागरूकता फैले और इनको अगर कोई एक्सटिंक्शन तो है तो हम इसे एक्सटिंक्शन के अगर मुहाने पर हो तो हम इसे बचाया जा सके, इसके लिए ये डे बनाया जाता है। तो 2021 जो है इस वर्ष जो थीम रखा गया है इस डे का ये है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, वन और आजीविका, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। तो सतत मनुष्य और ग्रह, तो ये इस वर्ष का थीम है। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप रॉ सीखो की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।